प्रत्येक वर्ष सरकार अपना बजट पेश करने से पहले, लेकिन 1964 के बाद से इसके अलावा रुपया का लगातार गिरना जारी है। वो यूएस फेड के द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना। अब बात करते हैं कि जीडीपी क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, सरकार प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है और उसमें तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष सरकार अपना बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वे जारी कर देती है। इस वर्ष भी सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में 31 जनवरी 2023 को इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया गया है। पिछले वर्ष सरकार ने जो अपना बजट पेश किया था 2022-23 के लिए जीडीपी का जो आकलन किया गया था वो 8 से 8.5% के बीच में किया गया था। लेकिन इस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे यह बताता है कि जो हमारी जीडीपी रही है वो 7% के आसपास रही है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों जरूरी होता है और ये क्या होता है। भारत के अंदर इकोनॉमिक सर्वे अमूमन बजट से एक दिन पहले जारी कर दिया जाता है, लेकिन 1950-51 से लेके 1964 तक यह बजट के साथ ही पेश किया जाता था। 1964 के बाद से यह बजट से अलग कर दिया गया और आमतौर पर इसे बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों इम्पोर्टेंट है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है, परंतु बजट पेश करने से पहले सरकार ये देखना चाहती है कि किन सेक्टर्स में सरकार को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है बजट से पहले। इकोनॉमिक सर्वे में उन बिंदुओं पर भी ध्यान दिलाया जाता है जिन पर सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करने की आवश्यकता है। आज हम जो बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे में वो सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर, जिनमें शामिल होगा जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड, और इसके अलावा एग्रीकल्चर और फार्मिंग। इन पर आज हम चर्चा करेंगे कि सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे का क्या मोटा मोटी आउटपुट निकल कर आता है। पहले बात करते हैं कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का क्या प्रदर्शन है। जो हमारी जीडीपी रही है वो 7% के आसपास रही है। इसके अलावा रुपया का लगातार गिरना जारी है। उसका कारण जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है वो है यूएस फेड के द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना। अब यूएस फेड क्या है? यूनाइटेड स्टेट की फेडरल बैंक। फेडरल बैंक वैसे ही कार्य करती है जैसे कि भारत के अंदर आरबीआई। आरबीआई के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारी सेंट्रल बैंक है। मनी को कंट्रोल करना और उसे मोनेटाइज करना, यही कार्य आरबीआई का है और वही कार्य यूएस के अंदर यूएस फेडरल बैंक का है। इसके अलावा इस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि जो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। उसका कारण जो बताया है इकोनॉमिक सर्वे में वो ये है कि जो ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस हैं वो रेगुलरली हाई जा रहे हैं, जिसका कारण है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। इस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे में यह भी बताया गया है कि जो हमारी जीडीपी है वो 6 से 6.8% के बीच रह सकती है, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है। अब बात करते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी होती है एक देश के भीतर जो भी सेवाएं और उत्पादन हो रहा है उनका अंतिम बाजारिक मूल्य के समग्र योग को ही जीडीपी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अंतिम मूल्य का क्या मतलब है। अंतिम मूल्य को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि 1 kg वीट आपने मार्केट से परचेज किया और वो है 10 रुपीज का। अब आपने उस 1 kg से जो प्रोड्यूस किया वो किया आपने फ्लोर यानी कि आटा। अब उसमें जो आपने वैल्यू एडिशन की, मान लीजिए जो आटा है उसकी वैल्यू आपकी अब 12 रुपीज हो गई है। उसके बाद में आटे से हमारा क्या बनेगा? ब्रेड। अब ब्रेड की जो वैल्यू हो गई वो होगी 20 रुपीज। तो क्या हम ऐसे करें 10 + 12 + 20, इस हिसाब से हमारी जीडीपी तो 42 रुपीज हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा। जो हमारी अंतिम वैल्यू आई है यानी कि अंतिम प्रोडक्ट, वो अंतिम प्रोडक्ट हमारा क्या है? ब्रेड। ब्रेड की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 20 रुपीज। इसमें जो हमने वैल्यू एडिशन किया है वो स्टैंडर्ड आता है एसएनए, यानी कि भारत वर्तमान में 2015-16 से जो जीडीपी को काउंट करने के लिए जो मेथड अपना रहा है उसे कहते हैं एसएनए 2008। एसएनए का जो अर्थ होता है वो होता है सिस्टम नेशनल अकाउंट्स। इसमें हम जीवीए का प्रयोग करते हैं। जीवीए का अर्थ होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। जीडीपी में एक पॉइंट और है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए इंडिया है और इसकी बाउंड्री के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है किसी भी वस्तु या सेवा का,
और उसका अंतिम मूल्य हम जीडीपी में काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए कि अमेजन कंपनी, लेकिन वो अमेरिका की है, लेकिन वो इंडिया के अंदर कोई सर्विस का या कोई सेवा का उत्पादन कर रही है, तो क्या वो जीडीपी में काउंट होगी? उसका जवाब होगा यस, वो काउंट होगी। लेकिन अगर टाटा की कंपनी अमेरिका में जाके किसी सर्विस का उत्पादन कर रही है, तो क्या वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा? तो जवाब होगा नहीं। क्योंकि अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझ लें कि मान लीजिए भारत की जो टेरिटरी है वो एक्स है, और कोई विदेशी साधन है वो है हमारा बी, और कोई भारत का साधन है वो है ए। जो विदेशी साधन है बी, वो भारत के अंदर ही उत्पादन कर रहा है, और जो भारत का साधन है ए, वो विदेश में कोई उत्पादन कर रहा है। तो जो हमारी जीडीपी होगी वो होगी एक्स प्लस बी। अब बात करते हैं कि सरकार का रेवेन्यू इस वर्ष किस प्रकार से रहा है, तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए इस चार्ट के माध्यम से। डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के माध्यम से सरकार को जो बढ़ोतरी हुई है वो अप्रैल से नवंबर 2022 तक 15.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, और इसके अलावा जीएसटी में अप्रैल से दिसंबर 2022 तक 24.8% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा इस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि 2009 से 2020 तक जीडीपी के 1.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था, लेकिन 2020 से वर्तमान तक ये 2.5% हो गया है जीडीपी का। अब बात करते हैं कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार नई संपत्ति जनरेट करती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि बुलेट ट्रेन परियोजनाओं में खर्च करना, मेट्रो परियोजनाओं में खर्च करना, युद्ध पोतों पर खर्च करना। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपने खर्चे को बढ़ोतरी कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। जो इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा दिया गया है वो ये है कि जो हमारा WPI है 2021-22 के लिए वो 13% था, और CPI का जो डेटा था वो 5.5 था। जो हमारी करंट ईयर है 2022 एंड 23, उसमें हमारा WPI है 11.5% और CPI है हमारा 6.8%। हालांकि जो हमारा WPI है 2021-22 में 13%, 2020-21 में 1.3% था। उसका अचानक से बढ़ने का कारण था कि कोरोना का उस दौर में बहुत पीक टाइम चल रहा था। अब बात करते हैं कि WPI और CPI क्या है। भारत के अंदर मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को मापने के लिए कई सारे सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से एक WPI, CPI और PPI। WPI होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। लेकिन जो आमतौर पर मुख्य रूप से दो इंडेक्सेस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से WPI और CPI। उसमें से भी जो RBI अपना डेटा जारी करती है वो CPI को ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि CPI जो होता है वो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ होता है, यानी जनता पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें CPI से पता चलता है। यानी कि जो होलसेल इंडेक्स है यानी कि WPI जो है वो आम जनता से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि वो दुकानदार और होलसेल के बीच की कड़ी है, उनके बीच से जुड़ा हुआ है। इसलिए आमतौर पर सरकार और RBI CPI को काउंट करती है। अब बात करते हैं हम सामाजिक बुनियादी ढांचा यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अनएम्प्लॉयमेंट पर। सरकार ने जो दावा किया है इकोनॉमिक सर्वे में वो ये है कि सरकार वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपए खर्च करती थी सामाजिक बुनियादी ढांचे पर। वहीं वित्त वर्ष 2023 में ये लगभग 23 लाख करोड़ तक बढ़ चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सामाजिक बुनियादी ढांचे में 3 बातें काउंट की जाती हैं: शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। शिक्षा में जो सरकार ने दावा किया है वो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये सरकार की ओर से दावा है। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है। इसके अलावा नामांकन अनुपात और लैंगिक समानता में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य पे सरकार ने क्या कहा है। वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का बजट खर्च GDP का 2.1% था, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% हो गया है। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 22 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है, और देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने इसके अलावा गरीबी उन्मूलन में भी एक डेटा जारी किया है। वर्ष 2030 तक गरीबी को कम करने के लिए जो हमारे SDGs हैं उसमें ये कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है
उसके अनुसार 2005 और 6 और 2019 और 21 के बीच में 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम। कृषि और खाद्य प्रबंधन में भारत का आर्थिक प्रदर्शन। भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है। इसके अलावा भारत कृषि उत्पादों के सकल निर्यातक के रूप में उभरा है और वर्ष 2021-22 में निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक भी पहुंच गया है। अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में भारत का आर्थिक प्रदर्शन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जो हमारा जीवीए है उसमें 3.7% की वृद्धि देखी गई है, जो पिछले दशक की पहली तिमाही में हासिल 2.8% की औसत वृद्धि दर से अधिक है। वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ गया है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। फार्मा उद्योग में भी एफडीआई में 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। यूपीआई आधारित लेन देन ने वर्ष 2019 से 22 के बीच मूल्य के आधार पर 121% एवं मात्रा के आधार पर 115% दोनों ही आधार पर वृद्धि की है, जिसके चलते इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने की संभावना है। एक सरकार ने टेलीफोन और रेडियो डिजिटल सशक्तिकरण के लिए भी आंकड़ा दिया है, जिसमें ग्रामीण भारत में 44.3 उपभोक्ताओं के साथ भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117.8 करोड़ सितंबर 2022 तक है, लेकिन इसमें कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 98% से अधिक वायरलेस रूप में जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम एक लास्ट पॉइंट और डिस्कशन कर लेते हैं कि जियो पॉलिटिक्स के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण क्रूड ऑयल के दाम अचानक से बढ़े हैं, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत ही गहरा असर साफ साफ दिखता है। आंकड़े जो बताते हैं कि भारत के करंट अकाउंट बैलेंस में 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी जीडीपी का 4.4% का घाटा दर्ज किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 22 की दूसरी तिमाही में 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी का 1.3% का घाटा हुआ था। इसके प्रमुख कारण 83.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्च व्यापारिक घाटा भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा दिसंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 9 महीनों के आयात को कवर करते हुए 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयात के 13 महीनों की तुलना में कम है। 2021 और 22 में 607 बिलियन डॉलर अमेरिकी फॉरेन रिजर्व था। इन सब के बावजूद भी भारत दुनिया का छठा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बना हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें इकोनॉमिक सर्वे से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्कशन करने की पूरी कोशिश की है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।